सन 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजिरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलिका एलिजाबेथ अव्वल से दरख्वास्त की कि उन्हें बरसगीर से तिजारत करने की इजाजत दी जाए। बाद के जमाने में शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां और शहंशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद तिजारती रियायतें दी और उनकी दरिया दिली का अंग्रेज ताजिरों ने खूब नाजायज फायदा उठाया। और ताजिरों ने अब खुलकर हमलावरों का रूप इख्तियार कर लिया है। सिंध के मीरों ने अंग्रेजों को जंग का कोई मौका नहीं दिया, मगर वो तो सारे बर्रे सगीर पर कब्जा करने के लिए तुले बैठे हैं। बगैर किसी हीले बहाने के वो सिंध पर हमलावर होते हैं। फैसला कुन लड़ाई म्यानी में सन 1843 में होती है और सर चार्ल्स नेपियर की फतेह होती है। सिंध पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। कश्मीर भी अंग्रेजों के हाथ आ जाता है, जिसे वो 75 लाख रुपए के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अब अवध को छोड़कर सारे बर्रे सगीर पर अंग्रेजों का कब्जा है। सारा बर्रे सगीर अमलन उनके कब्जे में आ चुका है। अंग्रेजों का जुल्म जौर रंग लाता है और यकायक दबे हुए जज्बात भड़क उठते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी की फौज के मुसलमान और हिंदू सिपाही अलम बगावत बुलंद कर देते हैं। जंग आजादी की रहनुमाई में मुसलमान आगे आगे रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के बहीमाना और दरिंदा सिफत इंतकाम का वही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं। कई शहर तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां नेस्त नाबूद हो जाती हैं और चौराहों पर लाशें लटकती नजर आती हैं। तारीख इस जुल्म और दरिंदगी की बहुत कम मिसाल दे सकती है। मुगल हुकूमत का ज़वाल और खात्मा तारीख का एक इबरतनाक सबक है। 1857 के बाद से मातूब हैं, मगर हिंदू हर मामले में अंग्रेजों से ताउन करते हैं। तालीम, सरकारी मुलाजमतें, तिजारती और दूसरी सहूलतें इनके लिए आम हो जाती हैं। मुसलमान तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी हैसियत से पिछड़ जाते हैं। उन्होंने हर मामले में अंग्रेजों से क़तअ ताल्लुक़ कर रखा है। इनका मुस्तक़बिल तीरा उतार और भयानक नजर आ रहा है कि एक रहनुमा नमूदार होता है जिसके दिल में कौम का दर्द और दिमाग में आक़िबत अंदेशी की बेपनाह सलाहियत है। सर सैयद ने हिंदुओं की कौमी असबियत को देखकर मुसलमानों और हिंदुओं की अलहदा नुमाइंदगी पर वायसराय लॉर्ड रिपन की काउंसिल में मुदल्लल तकरीरें की। इनका सबसे बड़ा कारनामा 1877 में अलीगढ़ में MAO कॉलेज का क़याम है, जो आगे बढ़कर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और इस तरह उनकी तहरीक को एक मुस्तकिल मरकज मिल गया। तिलक ने गौ रक्षा समिति यानी गाय की हिफाजत की तंजीम कायम की और हिंदू कौम और तहजीब के नाम पर अपने अखबार केसरी में मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला। अंग्रेजों की लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी ने इस तबाहकुन ज़हनियत को तक़वियत बख्शी और हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब बढ़ने लगा। कांग्रेस में हिंदुओं का गलबा है और सर सैयद को हिंदू ज़हनियत का बखूबी इल्म है। वो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने का मशवरा देते हैं। अंग्रेजों के बाद हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बड़े सगीर पर बिला शिरकत हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगे। इसी साल यानी 1906 ईस्वी में बर्रे सगीर के मुस्लिम रहनुमा ढाके की इस इमारत में जमा होते हैं और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद के लिए कुल हिंद मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ती है। अब हम 1911 में पहुंच चुके हैं। बर्रे सगीर की हिंदू अक्सरियत फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर मुनज़्ज़म और ताकतवर होती जा रही है। जंग आजादी के नए जोशीले रहनुमा सामने आते हैं। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली कैदोबंद की मुसीबतें उठाते हैं और मोहम्मद अली का रोजनामा कॉमरेड अंग्रेजों के लिए दर्द सर बन जाता है। बड़े सगीर में कांग्रेस हिंदू अक्सरियत की सबसे ज्यादा ताकतवर जमात बन चुकी है और इसके रहनुमाओं को एहसास हो चला है कि मुसलमानों से इत्तेहाद किए बगैर बड़े सगीर को आजाद कराना मुमकिन नहीं। इनमें नुमायां गोखले हैं। इस जमाने में गांधी जी भी उभरना शुरू होते हैं। नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से 1916 में कांग्रेसी और लीगी रहनुमा लखनऊ में जमा होते हैं और कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। खिलाफत और स्वराज की तहरीकें साथ साथ चलती हैं। मुसलमान और हिंदू दोष बदोश अंग्रेजों के कैद खाने भर देते हैं। खादी की तहरीक जोर पकड़ती है। इस तहरीक आजादी के रहनुमाओं में मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां सभी शामिल हैं। बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम की नज़में आग लगा रही हैं।
تحریک اپنے شباب پر ہے کہ تشدد کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں. سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. انگریزوں کی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جم جاتے ہیں. جلد ہی سارے بر صغیر میں خوفناک فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے. مسٹر جناح ایک بار پھر ہندوؤں سے مصالحت کی ناکام کوشش کرتے ہیں. بالآخر وہ اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں جو مسلم لیگ کا لائحہ عمل بن جاتے ہیں. 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ہی بر صغیر کے مسائل کا واحد حل ہے. اگلے سال دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی بھی ہے اور علامہ اقبال بھی. اقبال بر صغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے. وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں. سن 32 میں چودھری رحمت علی پاکستان کا لفظ وضع کرتے ہیں اور سن 34 میں مسٹر جناح لندن سے واپس آتے ہیں اور اپنی زندگی مسلم لیگ کی تنظیم اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. سن 37 میں مسٹر جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا اہم ترین اجلاس لکھنؤ میں ہوتا ہے. اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے. اس اجلاس میں سردار اورنگزیب، نوابزادہ لیاقت علی خان، سی بی کے عبدالرؤف، مرزا ابو الحسن اصفہانی، حاجی ستار سیٹھ سبھی شریک ہیں. خواجہ ناظم الدین، نواب اسماعیل خان، سردار بہادر یار جنگ، نوجوان راجہ صاحب محمود آباد اور وہ سارے نئے پرانے رہنما جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اب مطلع سیاست پر پوری آب و تاب سے ابھرتے ہیں. مسلمان عوام اپنے مذہب اور تہذیب کے تحفظ کے لیے جوت در جوت مسلم لیگ کے رضاکار بنتے ہیں. مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے. یہ سب مسٹر جناح کی انتھک کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے. قوم انہیں قائد اعظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے. اب 1940 عیسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتی ہیں جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی. قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ 1200 سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے. ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. 23 مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل الحق پیش کرتے ہیں اور چودھری قریق الزماں اس کی تائید کرتے ہیں. بر صغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں. متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا. اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج بر صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے. قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس جدوجہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں. قائد اعظم اس تاریخی جدوجہد کی عظیم ترین علامت بن گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے ہفتوار طے کرنا ہے. ہندو کسی